दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 3 को अच्छे से पढ़ा था, अर्थात हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी। आज आपको फटाफट रिवाइज करवाएंगे उसी चैप्टर का और शॉर्ट नोट्स भी बनाना सिखाएंगे दोस्तों। यह क्लास इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस, यूपीएससी एग्जामिनेशन, पीएचटी, टीएचटी, सुपर टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, डी ट्रिपल एसबी और जितने भी ऐसे एग्जाम्स जिसमें ये टॉपिक आता है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग आरओ ए आर ओ। इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम्स जिसमें जीएस का पोर्शन ये आता है, ये क्लास इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें आप लोगों के लिए। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि आपके सामने है। सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है या देश का विधिवत संचालन जो किया जाता है डियर स्टूडेंट्स, वह गवर्नमेंट के माध्यम से ही किया जाता है। और जो अपना देश है एक लोकतांत्रिक देश है, अर्थात यहाँ के लोग ही अपने बीच किसी भी व्यक्ति को चुनकर नेता बनाते हैं। वही नेता विभिन्न प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं जिससे जनता को लाभ हो सके। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सरकार, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। सरकार का अर्थ कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो राष्ट्र तथा राज्यों में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करते हैं। इसके 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो दोस्तों कितने अंग हैं इसके? 3, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है कि किसी भी कानून को बनाना। कार्यपालिका मतलब कार्यान्वित करना, कैसे यह फंक्शन करेगा इस चीज को डिसाइड करना। न्यायपालिका जो न्याय से संबंधित कार्य करती है। तो ये 3 अहम बिंदु होते हैं सरकार के अंतर्गत। और होता क्या है, जैसा कि अपना देश है एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर नेता को चुना जाता है। तो 5 वर्ष के लिए जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, इन सबके चुनाव होते हैं और सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जनता ही मत देकर इनको सिलेक्ट करती है। तो अब तक हमने 3 चीजें पढ़ी। सरकार का अर्थ क्या होता है? कुछ व्यक्तियों का समूह। इसके अंतर्गत 3 अंग आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आगे देखेंगे सरकार के स्तर, अर्थात सरकार के स्तर क्या क्या है। देखिए दोस्तों, सरकार के स्तर में राष्ट्रीय स्तर, इसका संबंध पूरे देश से होता है। इसे हम केंद्र सरकार भी कहते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी योजनाएं सुनी होंगी जो केंद्र सरकार से संबंधित है। कुछ ऐसी भी योजनाएं सुनी होंगी जिनका संबंध राज्य सरकार से होता है। दोस्तों जिन योजनाओं का केंद्र से संबंध है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। जो योजनाएं राज्य स्तर पर संचालित होती, लागू होती हैं, वह राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो कहना क्या मतलब है, राष्ट्र स्तर पर जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी विधि एवं कानून बनाए जाते हैं, सारे के सारे वो क्या होते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। और इस कार्य का संचालन केंद्र सरकार करती है, जैसे कि राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है राज्य स्तर पर यह सरकार किसी विशेष राज्य का संचालन करती है, यह राज्य सरकार कहलाती है। देखिए दोस्तों, राज्य स्तर पर चाहे देखिए कोई भी राज्य हो भारत में, पहले आप जाने कि भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वहाँ के एक मुख्यमंत्री निर्धारित होंगे, राज्यपाल होंगे और इन लोगों के माध्यम से देखिए, और इन्हीं के अंतर्गत 2 चीजें और होंगी, विधान परिषद, विधानसभा। तो यही सब लोग मिलकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं का संचालन भी करते हैं। जब राज्य स्तर पर कोई भी कार्य होता है तो उसे आप कह सकते हैं कि राज्य स्तर का है। अगर कोई
कार्य देश के स्तर पर हो रहा है तो ये राष्ट्रीय स्तर का होता है। अब तीसरा पॉइंट, स्थानीय स्तर, ये गांव शहर के प्रशासन को संभालती है। इसे हम पंचायत या नगर पालिका के नाम से जानते हैं। सभी लोग जानते हैं गांव का अगर विकास हो रहा है तो दोस्तों ये स्थानीय स्तर पर विकास हो रहा है। गांव में सड़कें बनाना, ऐसे लोग जिनके पास निवास स्थान नहीं उनको निवास स्थान उपलब्ध कराना, पेंशन बंधवाना या अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं गांव से संबंधित, वो सब क्या होते हैं, वो स्थानीय स्तर पर होते हैं। राज्य स्तर पर जो राज्य से संबंधित होगा, क्लियर। राष्ट्र स्तर, राष्ट्रीय स्तर की बात करें जो देश के लेवल का होगा। तो तीन ये स्तर होते हैं, सरकार को ध्यान रखें। पहला राष्ट्रीय स्तर होता है, दूसरा राज्य स्तर होता, तीसरा स्थानीय स्तर होता है। अब आगे देखेंगे सरकार के कार्य। क्या दोस्तों देखना है, सरकार के कार्य हमें समझने हैं और देखने हैं। सरकार को बहुत सारे कार्यों का संचालन करना पड़ता है। छोटे व बड़े हर प्रकार के कार्य की जिम्मेवारी सरकार की होती है। यहाँ हम आपको सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य को बता सकते हैं। इवन आपको बता दें दोस्तों, चाहे वैकेंसी निकालना हो, कि कोई भर्ती निकालनी हो या भर्ती बंद करनी हो या किसी नियम को ख़त्म करना हो, नियम चालू करना हो, जो भी कार्य है सब गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए जैसे बाढ़ का आना, सूखा आना या आग लग जाना, ये सब क्या होता है, ये प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। इससे जो भी व्यक्ति आहत होगा उसको गवर्नमेंट मुआवजा भी देती है। ऐसे लोगों को आवास प्रदान करना, शौचालय उपलब्ध कराना जिनके पास यह संसाधन नहीं है। इवन कुछ खाद्य सामग्री भी गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि फ्री खाद्य सामग्री बांटी गई थी, जिनको जरूरत थी वो लेते थे और अपना पेट भरते थे, क्योंकि कोरोना काल में पूरे देश की अर्थव्यवस्था बैठ चुकी थी और कहीं भी काम करना संभव नहीं था। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं गवर्नमेंट के, वो आइए चलिए देखते हैं। पहला कार्य आपके सामने है कानून बनाना तथा निर्णय लेना। जैसे सरकार कानून बना सकती है कि दोस्तों आप गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो आप कोरोना के समय चला रहे तो मास्क कंपलसरी है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा। डीएल होना कंपलसरी, अदर जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी कंप्लीट होना जरूरी है। जैसे आप किसी वैकेंसी में फॉर्म डालते, सपोज दैट आपने एसआई लेवल का फॉर्म डालना है, तो ये क्लियर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद ही डालना होगा और एज भी 21 साल होनी चाहिए। ये रूल्स किसके बनाए हुए हैं, ये सब के सब रूल्स गवर्नमेंट के बनाए हुए हैं। अर्थात यह कानून बना सकती और उस पर निर्णय भी ले सकती। जैसे गवर्नमेंट ने कोरोना काल के समय में ये निर्णय लिया था कि कोई भी व्यक्ति फ्री में कहीं फ्री फंड में घूमेगा नहीं, अगर जो घूमेगा उसे दंडित भी किया जाएगा। अर्थात ये गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और लोगों ने उसे फॉलो भी किया, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनको पता भी चला। आगे नेक्स्ट पॉइंट है अपना शासन व्यवस्था को लागू करना। अर्थात कैसे कौन से कार्यों को करना है, किस किस माध्यम से जाना है, इसको ही शासन कहते हैं। अगर कोई योजना केंद्र सरकार से पहुंची है तो स्थानीय सरकार तक कैसे पहुंचे, एक आदमी तक कैसे पहुंचे, वो जितने मीडिएटर होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये शासन के ही अंतर्गत आते हैं। सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, अर्थात समाज से संबंधित ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं, किसी टाइप की टिप्पणी करना या कुछ इस तरीके से कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी क्या है, उस पर भी कार्रवाई करने का अधिकार होता। कोई व्यक्ति गवर्नमेंट के प्रति ऊटपटांग बोल दे या कोई ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कुछ बोल दे जो नहीं बोलना चाहिए, तो उसे क्या है, उस पर कार्रवाई की जा सकती, क्योंकि उस सब बातों से समाज पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या है, सामाजिक विद्रोह होने की संभावना रहती है। दूसरा, राष्ट्रहित को सुनिश्चित करना। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि अपने देश राष्ट्र की सुरक्षा ही निश्चित करें, कि जो भी कार्य ऐसे ही करने चाहिए गवर्नमेंट को जो राष्ट्र हित में हो, देश के हित में हो, जनता के लाभ में हो, आम व्यक्ति को लाभ मिले, सभी को उससे फायदा होना चाहिए। इस तरीके के ही इसी को हम राष्ट्र हित कह सकते हैं। और अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान, राजस्थान, पंजाब और गुजरात से सीमा लगाता है, तो उस सीमा पर सुरक्षा प्रदान करना। चीन जिन राज्यों से अपने देश की सीमा बनाता है
वहां पर सुरक्षा प्रदान करना, ये सब राष्ट्र हित के ही संबंध में ये चीजें आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जन कल्याण कार्य इत्यादि करना। समय समय पर ऐसे बहुत सारे कार्य करना जिससे आम जनता को लाभ हो सके, चाहे वह शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भत्ते से रिलेटेड हो, चाहे वह पेंशन से रिलेटेड हो, या स्टूडेंट के डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या वृद्ध लोगों से रिलेटेड हो, या युवाओं से रिलेटेड हो। ऐसे ये जन कल्याण इत्यादि कार्य करते रहते हैं। जिन गांवों में बिजली नहीं, उन गांवों तक बिजली पहुंचाने का कार्य गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, वो भी उन गांवों में बनाने की कोशिश करती। जहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है और वहाँ ज़रूरत है तो वो प्राथमिक विद्यालय भी बनाते हैं। सारे के सारे जो गवर्नमेंट के अंतर्गत दोस्तों कार्य आते हैं। अर्थात सारे प्रकार के विकास जो आपके ब्रेन में चल रहे हो, सारे के सारे विकास गवर्नमेंट के ही अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार के अवसर उपलब्ध कराना जिससे कौशल विकास हो सके और लोग अपने जीवन यापन के लिए क्या करें, कुछ ना कुछ रोजगार भी चुन सकें ताकि वे अपना पेट भर सकें। सरकार कानून बनाती है और उसे लागू करती है और सभी लोग उसे मानने के लिए बाध्यकारी होते हैं। जैसे दोस्तों अगर देश स्तर पर देखें तो कोई बात आप ऐसी नहीं बोल सकते जो देश के विरुद्ध हो, तो आप पर देशद्रोह का भी कार्रवाई हो सकती है। रहते आप भारत में हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, इस टाइप की बातें क्या देशद्रोह से ही रिलेटेड है। कोई भी ऐसा कार्य ना करें, नहीं आप कर सकते हैं कि जो देश के विरुद्ध हो। अगर ऐसा करते हैं तो वो ये तय है कि कार्रवाई होने की प्रबल संभावना रहती है और जो नियम गवर्नमेंट बनाएगी वो मानना भी पड़ता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकार के प्रकार क्या देखना है दोस्तों, सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बात बनाने की शक्ति कौन देता है? इसका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है वहां सरकार कैसी है। विश्व भर में अलग अलग प्रकार की सरकार है, लेकिन हम आपको दो मुख्य सरकारों के बारे में बताते हैं। देखिए कौन कौन सी है। लोकतांत्रिक सरकार। देखिए दोस्तों, हमने शुरुआती दौर में आपको बताया था जो अपना देश है वह कैसा है, लोकतांत्रिक सरकार है। यहाँ पर जनता ही नेता को चुनती है और क्या होता है दोस्तों, वो नेता जब बनते हैं तो उनका एक समूह होता है, वह मिलकर विभिन्न प्रकार के पॉलिसी जारी करते अर्थात प्रस्ताव बनाते हैं। ऐसे कुछ कार्य करते हैं जिससे जनता को लाभ भी होता है, अर्थात मैक्सिमम भी बेनिफिट होता है। देखिए लोकतांत्रिक सरकार में इसमें निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रदान की जाती है, अर्थात अपना बहुमूल्य मत देकर वे अपने नेता को चुनते हैं। अर्थात जनता के प्रतिनिधि वास्तविक शक्ति का स्रोत जनता है। अर्थात जनता चाहे तो किसी गवर्नमेंट को बना भी सकती, जनता चाहे तो किसी गवर्नमेंट को गिरा भी सकती है, तथा निर्णय उनके प्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं जो उनके साथ ग्रुप में होते। प्रतिनिधि का मतलब होता है दोस्तों जो जनता द्वारा चुने जाएं उनको प्रतिनिधि कहते हैं। यही प्रतिनिधि जब चुने जाते हैं उसके बाद यही कुछ ऐसे प्रस्ताव पॉलिसी जारी करते हैं जिससे उनकी जनता को लाभ हो सके। लोकतंत्र सरकार के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपने सुना होगा कि विधायक हो गए, इन लोगों के चुनाव या सांसद वगैरह इनके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, बट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के जो चुनाव होते हैं डियर स्टूडेंट्स वह अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अर्थात जो प्रतिनिधि आप चुनते हैं वही प्रतिनिधि आगे जाकर इन पदों का भी चयन करते हैं, अर्थात इन पर अपने मत देते हैं और जो व्यक्ति भारी मतों से विजयी होता है वही इस पद पर आसीन होता है। अब हम लोग देखेंगे राजतंत्र। तो राजतंत्र दोस्तों आपको बता दें, राजतंत्र का ही मतलब होता है जहां राजाओं का शासन हो। राजा जो नियम बना देगा वही जनता को फॉलो करना पड़ता है और किसी भी तरीके से राजा को कोई भी एक्सक्यूज देना नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी की सारी जो शक्तियां होती हैं वह राजा के पास होती, किंग के पास होती हैं। इस प्रकार की सरकार के अंतर्गत निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास होती है और जनता से निर्णय नहीं लिया जाता है। इसे हम निरंकुश शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। अर्थात निरंकुश का मतलब होता है दोस्तों जिस पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक ना हो, उसे निरंकुश कहते हैं। राजा जो चाहते थे वो करते थे, उसी को राजतंत्र कहते हैं।
अब आगे अपने पास टॉपिक है भारतीय लोकतंत्र, जहाँ के हम लोग निवासी। ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को सुनने की शक्ति होती है, इसलिए लोकतंत्र लोगों का ही शासन है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, जिसके अंतर्गत लोग अपने प्रतिनिधि वोट के माध्यम से चुनते हैं। देखिए दोस्तों, जिसको भी नेता बनाना होता है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं और जो जनता होती है उनको अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाती है। जब वो चयनित हो जाते हैं, चुनाव में जीत जाते हैं, उसका तो उनका पूरा का पूरा प्रतिनिधि मंडल होता है। फिर जनता की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वो लोग समाधान करते हैं। जैसे किसी गांवों में पानी की व्यवस्था नहीं है, उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, जिसके माध्यम से की जाए सड़कें बनवाने की, नाली बनवाने की, या विद्यालय खुलवाने की, या गरीबों को राशन पहुंचाने का कार्य। ये सब सारे काम क्या होते हैं? ये सब गवर्नमेंट्स के द्वारा ही किए जाते और ये प्रतिनिधि के माध्यम से ही भी होते रहते हैं। तो जो अपना देश है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अर्थात यहाँ लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है, लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है। अब आगे आपके सामने है प्रतिनिधि लोकतंत्र। देखिए दोस्तों, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, उसमें लोग सीधे, अब आपको बताएं, जैसे आपने किसी व्यक्ति को चुना, ठीक है, आपने किसी को विधायक सांसद बनाया, तो ये हो गया प्रत्यक्ष रूप से। आपने इसके चुनाव के लिए वोटिंग की, अपना मतदान दिया। फिर जब आपने इनको बना दिया तो यही आगे चल के जब पूरा के पूरे प्रतिनिधि लोकतंत्र, अर्थात इनका जो प्रतिनिधि मंडल है, यही जब जाकर आगे वोटिंग करते, अपना मतदान देते हैं, तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जैसे पदों पर लोगों का क्या होता है? चुनाव होता है। और जो व्यक्ति भारी मतों से विजयी होता है, जिसके पक्ष में सबसे अधिक वोट होते हैं, वही व्यक्ति इन पदों पर आसीन भी होता है। और आपको बता दें, प्रतिनिधि लोकतंत्र में जो आपकी जनता होती वह सीधे पार्टिसिपेट नहीं करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र शब्द का ही मतलब है जिसमें प्रतिनिधि हो और वही जाकर वोटिंग कर सके। अब आपके सामने है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप देख पा रहे होंगे, सफ्रेज मूवमेंट। देखिए, सफ्रेज मूवमेंट है वोट देने का अधिकार। किसका? सफ्रेज मूवमेंट क्या होता है दोस्तों? वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं ने मत डालने के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। पहले आप जानें कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी टाइमिंग क्या थी। इसकी दोस्तों टाइमिंग थी 1914 से 1919 तक, ठीक है। 1914 से भी कहते हैं, और दोस्तों कभी कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा 1915 भी। 1914 हो चाहे 1915 हो, लेकिन 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, इसकी ये टाइमिंग रही थी। कहीं कहीं आप 1918 भी देखा होगा, इस बात को आप लोग याद रखें। देखिए, उस दौरान क्या था, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान देश की महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तब दोस्तों अमेरिका की महिलाओं ने विद्रोह किया कि प्लीज, उन्होंने विद्रोह किया कि मुझे भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए, हम महिलाओं की भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए। इस दौरान बहुत सारी महिलाएं भूख प्यास से भी मर गई थी जब वह अनशन पर बैठी थी। अमेरिका में वोट डालने का जो अधिकार है दोस्तों, वह 1920 में दिया गया था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में दिया गया था। अमेरिका था, जो अमेरिका इस टाइम विकसित राष्ट्र के रूप में है, विश्व का सबसे मजबूत राष्ट्र है, वहां पर भी 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और इंग्लैंड की बात करें, जहां के लोगों ने भारत पर लगभग 300 साल शासन किया है, राज किया है, वहां की भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था। बस आपको इतना बताना है कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया था। तो दोस्तों, ये चैप्टर, इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं,
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और आपको बताते हैं। अपना टॉपिक था सरकार। तो मैंने बताया सरकार क्या होता है। कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 आती हैं। अब सरकार के स्तर की अगर बात करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जिसमें देश के स्तर पर काम हो, राज्य स्तर पर अर्थात ऐसी कोई योजनाएं, पॉलिसी जो राज्य स्तर से संचालित होती हों, विधिवत चलाई जाती हों। और बात करें तीसरे बिंदु की, तो स्थानीय स्तर था। यह गांव भी हो सकता है, कस्बा भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, आपका मोहल्ला भी हो सकता है। यहाँ पर जो भी विकास से संबंधित कार्य होंगे, जो जनता की सुविधाओं के लिए कार्य होंगे, वह स्थानीय स्तर के अंतर्गत आएंगे। अगला टॉपिक पढ़ा था सरकार के कार्य। तो सरकार के कार्य बहुत सारे होते हैं, जितने विकास से रिलेटेड होते हैं, विभिन्न प्रकार के कानून होते हैं, सारे के सारे सरकार द्वारा, ये सब सरकार के ही कार्य होते हैं। जैसे कानून बनाना तथा निर्णय लेना गवर्नमेंट है, शासन व्यवस्था को लागू करना, सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करना, राष्ट्र हित को सुनिश्चित करना, जन कल्याण कार्य इत्यादि करना। सरकार कानून बनाती और उसे लागू करवाती और लोगों को उस कानून को मानना भी पड़ता है। इसके बाद पढ़ा था सरकार के प्रकार। तो सरकार के प्रकार में हमने पहला पढ़ा था लोकतांत्रिक सरकार, ऐसा शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाता हो, ऐसा प्रतिनिधि जिसका लोगों के द्वारा चुनाव होता हो। राजतंत्र, ऐसा शासन जहां पर सिर्फ और सिर्फ राजा ही सारे नियम बनाता हो, पूर्णतः राजा के हाथ में बागडोर पूरे राज्य की हो, उससे किसी भी टाइप का कोई भी व्यक्ति क्वेरी या क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। फिर भारतीय लोकतंत्र पढ़ा था। अपने भारत की खूबसूरत विशेषता है कि यहाँ पर जिस भी नेता का चुनाव होता है, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही उसे वोट देती है, अपना बहुमूल्य मत प्रदान करती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, जो जनता है अपने प्रतिनिधि को चुनती है, फिर जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है वह अपने ऊपर के जो पद होते हैं उनका चुनाव करवाती है, और यही जाकर उन पदों के लिए वोट करते हैं। डायरेक्ट इसमें जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर सफ्रेज मूवमेंट था। इसका अर्थ होता है सफ्रेज मूवमेंट का वोट देने का अधिकार। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस समय महिलाओं ने संघर्ष किया था कि हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, वी आर वोटिंग, हमें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का, डियर स्टूडेंट्स, जो राइट्स मिला था, अधिकार मिला था, वह 1920 में मिला था। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला था। दोस्तों, ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसी एनसीईआरटी क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।